मैंने 50,000 रुपये लगाए और सीखना शुरू किया। और यकीन जानो, मैं जितना ट्रेडिंग करता था, मुझे पीएनएल जितना नहीं होता था, उससे ज़्यादा मैं ब्रोकरेज चुकाता था। एक स्टॉक, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक से काम करता था, एकदम छोटी छोटी वैल्यू से, क्योंकि मुझे पता था कि पैसा लगाना दिक्कत नहीं है मेरे लिए दिक्कत है आपकी कमाई में से आप रिस्की एसेट्स में लगाओगे ना पैसा, आप कभी नहीं घबराओगे, बड़ा पैसा बनाने का चांस मिलेगा। आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो, आप अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हो, आप अच्छे स्विंग ट्रेडर भी बन सकते हो। ज़रूरत है, ज़रूरत है, ज़रूरत है। सो हाय एवरीवन, दिस इज आदिब नूरानी। मैं एक ट्रेडर हूं। आई हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑफ 13 इयर्स। मैं आज आपको बताऊंगा मेरी जर्नी कैसी रही, मैंने क्या क्या फेस किया एज ए ट्रेडर, क्या चैलेंजेस आई और मैं कैसे एज ए ट्रेडर उभर के आया। मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट्स भी किए, तो एज ए ट्रेडर इन्वेस्टमेंट कैसे कर पाया और एज ए इन्वेस्टर ट्रेडिंग कैसे कर पाया, क्योंकि ये दोनों चीज साथ में करना इट इज वेरी चैलेंजिंग। अच्छा ट्रेडर उभर के आना वो भी बहुत चैलेंजिंग है। सो आज एज पर सेबी ओनली 5 to 7% लोग सक्सेसफुल हैं, बाकी 93% लोग लॉस करते हैं। तो ये डेटा इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है, ये डेटा है एफएनओ के लिए। एंड मी बीइंग एफएनओ ट्रेडर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस 7% में या 5% में आप कैसे आओगे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सेबी ये डेटा क्यों ला पाता है? सेबी ये डेटा इसीलिए ला पाता है क्योंकि आपका हर ट्रेड एक्सचेंज पे जाता है, एक्सचेंज पे जाने के बाद उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो उस रिकॉर्ड की एनालिसिस के हिसाब से यह पता चल पाता है कि कितने % लोग सक्सेसफुल हैं, कितने लॉस कर रहे हैं, कितना दे के जा रहे हैं और कितना लेके जा रहे हैं। तो इसको अगर आप रिलेट करो आपकी रियल लाइफ जिंदगी से, इसकी एनालॉजी अगर मैं सेट करूं तो आप देख लो, अगर आप यूपीएससी की एग्जाम देने जाओ तो क्या होता है आपके साथ, कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं। आप आईआईएम में एडमिशन लेने जाओ, कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं। आईआईटी में कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं। बीइंग ए गुड डॉक्टर, अच्छे एमबीबीएस के कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाओ, कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर उसका परसेंटेज निकालो तो क्या वो बहुत ज्यादा है? दैट ऑल्सो गोज वेरी लेस। मेरा बेटा सीए कर रहा है, मेरा बेटे ने सीए की फाउंडेशन दी फर्स्ट टाइम, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट। सिर्फ 10% रिजल्ट आया है पूरे सीए की फाउंडेशन का। तो यहां पे आप लोग क्यों नहीं बोलते कि यहां पे भी सक्सेस रेट 5%, 10%, 15% ही है, बाकी सक्सेस रेट यहां भी तो नहीं है। तो व्हाई डोंट यू पीपल कंपेयर दैट? अगर आप उस तरीके से कंपेयर करोगे तो ट्रेडिंग इज नॉट ए बैड बिजनेस। आप ट्रेडिंग में पैसा कमा सकते हो, आप अच्छे इन्वेस्टर भी बन सकते हो, आप अच्छे स्विंग ट्रेडर भी बन सकते हो। जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है सीखने की। अगर आपने सीखा तो गारंटेड मैं आपको बोल सकता हूं आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, लेकिन सीखना पड़ेगा, सीखे बगैर नहीं हो पाएगा। मेरी जर्नी में मैंने कैसे सीखा, मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, व्हाट वाज द इंसेप्शन, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ये सारी आपसे बातें डिस्कस करूंगा। ये बात है 2012 की। 2012 में मुझे सबसे पहला एक कॉल आता है। वो कॉल था टिप का, मुझे टिप बेचने के लिए कॉल आया था। आप लोगों को भी आया होगा, हर किसी आदमी जिसने पहला डीमैट अकाउंट कहीं भी खोला है, एक भी डीमैट अकाउंट खोला है, उसको ये कॉल आ जाते हैं। ये नेटवर्क कैसा चलता है वो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, लेकिन कॉल आपको आएगा जरूर। उस कॉल को आप कैसे रिएक्ट करोगे, वहीं से पता चलेगा कि क्या आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो पाओगे या नहीं हो पाओगे। अब बेसिकली मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं कि ये 2012 में जब कॉल आया था तब क्या था। मैं एक बिजनेसमैन था, मेरा टेक्सटाइल्स का काम था। मैंने ग्रेजुएशन, मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म किया था। ग्रेजुएशन मैंने ख़त्म किया था सूरत से, जहाँ पे मैं रहता था। पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया यूके से, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर से। फिर मैंने, चूँकि मेरा आईटी ग्रेड था, तो मैंने सॉफ्टवेयर की जॉब करनी शुरू की 2004 में। प्रोबेबली 2006 में इट वाज ए .com बबल बस्ट, तो जिसकी वजह से जैसे आज की तारीख में अगर आप देखो तो एआई का बहुत बड़ा बबल बन चुका है। अब ये बबल है या रियलिटी है, ये तो बस्ट होगा या नहीं होगा उसके बाद पता चलेगा। बट यही माहौल उस टाइम पे 2004, 5, 6 में था कि किसी भी कंपनी के पीछे .com लगा दो, वो कंपनी बहुत सक्सेसफुल हो जाती थी, वो कंपनी के शेयर्स फट जाते थे। आज यही हो रहा है, कोई भी कंपनी एआई में पैसा लगा दे, आगे पीछे कहीं एआई यूज कर ले तो उसके स्टॉक्स भाग जाते हैं। तो यही तभी भी हो रहा था। दैट .com का बबल बर्स्ट हुआ, उसके बाद वो सॉफ्टवेयर की जॉब्स में क्राइसिस हो गई, कंपनीज में क्राइसिस हो गई। आई लेफ्ट द जॉब, आई जॉइन माई फैमिली बिजनेस। वो टेक्सटाइल्स का बिजनेस था। 6-7 साल बिजनेस करने के बाद मुझे ये फील हुआ कि यार ये तो उधारी का बिजनेस है, और ये उधारी का बिजनेस पूरी लाइफ हम नहीं कर पाएंगे। जो भी पैसा कमाते वो तो पूरा उधारी में जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा बिजनेस को लेकर अपसेट था। मेरा बिजनेस कहीं मॉडल ऐसा था कि जो बहुत उधारी वाला था, मुझे नहीं समझ में आता था।
तो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग के जो नगद में काम हो। तो नगद में अगर काम करने जाओ टेक्सटाइल्स में तो बिजनेस बहुत छोटा हो जाता है, या फिर वॉल्यूम बड़ा करने के लिए कैपिटल बहुत बड़ी चाहिए, तो दोनों मेरे लिए फिट नहीं होते थे। ये कॉल जो 2012 का जहां से मैंने बात शुरू की, ये कॉल ने मेरी लाइफ बदल दी। ये कॉल ने मुझसे 10,000 रुपये टिप में, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करवाए टिप के आधार पे। वो 10,000 रुपये मैंने 3 दिन में गवा दिए। वो 10,000 के हार्डली कुछ 900 समथिंग बचे थे मेरे पास। फिर उसी टिप वाले का फोन आता है, सर मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था और 10,000 की तो इस वोलेटाइल मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है, आपको कम से कम और 50,000 डालने पड़ेंगे तब जाके कुछ बनेगा। तो तभी भी मुझे नहीं समझ में आया कि ये मैं ट्रैप हो रहा हूं। मैंने बोला देखो 50,000 तो मैं नहीं लगा पाऊंगा, एक व्यापारी हूं, मैं रिस्क को समझता हूं, रिस्क को समझ के ही काम करता हूं। चूंकि ये रिस्क रिवॉर्ड बेसिकली बॉन्ड बनिया, एक बनिए को पैदाइश से ही पता होता है कि रिस्क और रिवॉर्ड क्या होता है, क्योंकि घर में पूरा दिन बातें ही रिस्क रिवॉर्ड की होती है। तो जब घर में बातें रिस्क रिवॉर्ड की होती है तो आई वुड से आई वाज ब्लेस्ड कि बचपन से मुझे पता था कि ये रिस्क है और ये रिवॉर्ड है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार 10,000 मैंने गवाया, 50,000 और लगाऊंगा और गवा दूंगा, क्या पता है, लेट्स स्टार्ट विद 10 more thousand। तो मैंने 10,000 और लगाए, हार्डली 3-4 दिन वो भी गायब। फिर फोन आता है कि सर वो भी दिक्कत हो गई, बहुत वोलेटाइल है, हमने आपसे कहा था, आपसे 50,000 इसीलिए कहा था ताकि दिक्कत नहीं आए। तो मुझे कुछ समझ में आई ये बात कि अगर मैं 10,000 लॉस कर सकता हूं 3 दिन में पहले, दूसरे 3-4 दिन में वापस दूसरे 10,000, मतलब मेरे 10,000 जो गए हैं वो किसी और के पास पहुंचे होंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट तो कैसी मार्केट है, एनी फाइनेंशियल मार्केट, उसका नेचर क्या है कि आप बेट करोगे बाई का और मैं बेट करूंगा सेल का, या आप कमाओगे या मैं कमाऊंगा, दोनों में से एक ही कमाएंगे। दोनों कमाएं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इस मार्केट का नेचर है, दिस मार्केट वर्क्स दैट वे। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मेरे 10,000 रुपये लग गए तो सामने किसी और बटन दबाने वाले को वो 10,000 मिले हैं वो 3 दिन में, और वापस दूसरे लग गए तो सामने किसी और को मिले हैं। तो जब 3 दिन में 10,000 पूरे के पूरे मेरे को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो अगर मैं ये गेम को सीख लूं तो मैं भी एब्जॉर्ब कर सकता हूं। बट एक डिस्क्लेमर, मैं इस गेम को समझना, सीखना और इंप्लीमेंट करना बहुत इजी और फास्ट समझता था कि क्या दिक्कत लगेगी, क्या देर लगेगी, 6 महीने साल भर में मैं सीख जाऊंगा, कौन सी बड़ी बात है। मेरा बिजनेस तो चल ही रहा है। हमारा बिजनेस शुरू होता है सुबह 11:30-12 बजे। जितने भी ट्रेडर्स हैं पुरानी मार्केट के या टेक्सटाइल मार्केट के या कोई भी होलसेल मार्केट के रिलेट कर पाएंगे, 11:30-12 बजे शुरू होता है। इंडियन मार्केट शुरू होती है सुबह 9:15 बजे। हमारे पास सुबह 9 से 11, 11:30 का टाइम है ही है ट्रेड करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए, सीखने के लिए। मैंने सोचा इस टाइम को मैं यूज करूंगा और 6 महीने साल भर में बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। तो उस जर्नी में मैंने 50,000 रुपये लगाए और सीखना शुरू किया। और यकीन जानो, मैं जितना ट्रेडिंग करता था, मुझे पीएनएल जितना नहीं होता था, उससे ज्यादा मैं ब्रोकरेज चुकाता था। क्यों? 1 स्टॉक, 2 स्टॉक, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक से काम करता था, एकदम छोटी छोटी वैल्यू से, क्योंकि मुझे पता था कि पैसा लगाना दिक्कत नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए दिक्कत है कि इस मार्केट को सीखना, और सीखा तभी जा सकता है जब आप शुरुआत छोटे से करो। एनी बिजनेस, दुनिया का कोई भी बिजनेस ले लो, आपको एक साथ अगर बड़ा बिजनेस दे दिया जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। क्योंकि वो जो बड़े पैसे का जो मूवमेंट होगा, उसका जो रेड एंड ग्रीन बनेगा, उसका जो नफा नुकसान बनेगा, उसका जो अप्स एंड डाउन्स होंगे, वो यूजुअली नया ट्रेडर, नया बिजनेसमैन नहीं झेल पाएगा। भले वो दूसरे किसी बिजनेस में पूरा ना हो, दूसरे किसी जगह पे पूरा ना हो, नई जगह पे वो नहीं झेल पाएगा। तो उसको वो झेलने के लिए कम से कम टाइम देना पड़ेगा। और वो टाइम अगर वो छोटे पैसे से दे या बड़े पैसे से, लॉस तो जाने ही वाला है, तो क्यों ना छोटा लॉस करके बिजनेस को सीखा जाए, बड़ा लॉस क्यों करूं। तो मैंने 50,000 लगाए, छोटे छोटे ट्रेड शुरू किए, सीखना शुरू किया, मल्टीपल जगह से सीखा। उस टाइम पे, आज यू पीपल आर ब्लेस्ड कि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सेमिनार्स है, वेबिनार्स है, हर आए दिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है। टेलीग्राम फ्री रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, यूट्यूब फ्री रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, क्रैक किए हुए कोर्सेज मिल रहे हैं जिसको क्रैक सीखना है, पेड कोर्सेज मिल रहे हैं जिसको पेड सीखना है, बुक्स की पीडीएफ, मतलब इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि मुझे कभी कभी लगता है कि इतना ज्यादा डेटा की वजह से ट्रेडर नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो फिल्टर ही नहीं कर पाता कि उसको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, और खास करके क्या नहीं सीखना है। सो यहां हमको जरूरत है जो सिखाए कि क्या नहीं सीखना है। तो ये आज के लिए। अब मेरी जर्नी पे वापस आते हैं। तो मैंने सारे रिसोर्सेज जो जो अवेलेबल थे वो यूज किए, यूज करने के बाद सीखता गया। तो 2016 में मैं रेडी हो चुका था कि अब
मुझे कुछ हद तक आ गया है ट्रेडिंग करना और मैं फुल टाइम जा सकता हूं, मेरे बिजनेस को छोड़ सकता हूं, मेरी फैमिली को कन्विंस कर सकता हूं कि मुझे जाने दीजिए। आई एम नाउ रेडी फॉर टेकिंग अ न्यू लीप इन द न्यू बिजनेस, क्योंकि मैंने 4 साल इस बिजनेस में, जो नया ट्रेडिंग का बिजनेस है, काफ़ी मेहनत करके कुछ ना कुछ सीखा। थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग भी किया था, कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया था और कुछ ट्रेडिंग भी किया था। तो मुझे ये आइडिया क्लियर था कि ना सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा बनेगा, ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट से पैसा बनेगा, मुझे दोनों करना पड़ेगा, कहीं से जनरेशन और कहीं ग्रोथ। तो ये सारा मेरे को पॉइंट्स क्लियर था। तो अब यहाँ खास बात समझने की ये है कि आपको जो यूजुअली सवाल आता है कि क्या सर मैं जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में जा सकता हूँ, बिजनेस छोड़ के ट्रेडिंग में जा सकता हूँ, और वो ट्रांजिशन कैसा रहना चाहिए, कैसे करूँ, व्हाट शुड बी द अप्रोच, क्योंकि बेसिकली ट्रेडिंग बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट स्विंग ट्रेडिंग बहुत चैलेंजिंग बिजनेस है। ऑलरेडी आप किसी जॉब में हो, किसी बिजनेस में हो जिसके ऊपर आपका घर चल रहा है, आपकी रेगुलर लाइफ चल रही है, आपके बिल्स भर रहे हो, आपका सब कुछ चल रहा है, क्या आप वो ट्रांजिशन ले पाओगे? तो इस पे भी मैं बाद में बात करूंगा। फिलहाल मेरी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे ये क्वेश्चन हर आए दिन हर कमेंट में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो इस पे भी मैं एड्रेस करूंगा एंड यू वुड बी एबल टू रिलेट। आपको भी ये प्रॉब्लम आते होंगे, आपके भी ये क्वेश्चंस रहते होंगे। क्यों रहते हैं इसके लिए कि ट्रेडिंग लोगों को दिखता है कि पीसी पे 6 घंटा बैठ के आराम से पैर पे पैर चढ़ा के काम करना है, बहुत ईजी मनी है। मेरे बिजनेस में तो मैं, या मेरे जॉब में तो मैं सुबह से बैग लेके जाता हूँ, शाम तक दौड़ता हूँ, भागता हूँ, थकता हूँ, थक हार के घर पे आता हूँ। यार इतनी मेहनत लगती है, फिर भी मिलता क्या है? 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। ट्रेडिंग में तो यार बटन दबाओ और पैसा आ जाता है। और आजकल की जो इन्फ्लुएंसर्स की कहानी है, जो आपको कई बार, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छी बात भी करते हैं, लेकिन जो लोग फॉलो करने लायक नहीं है, दैट यू विल हैव टू फिल्टर। क्योंकि जो लोग आपको बटन दबा के इतना सारा प्रॉफिट बन गया, इतना बड़ा पैसा बन गया, वो बड़ी गाड़ी, बड़ी यॉट, दुबई घूमना बताते हैं, उनसे बचना चाहिए। आई वुड अगेन टेल यू कि ऐसे लोगों से बचना। और यही लोग आपको इंड्यूस करते हैं आपका एग्जिस्टिंग काम छोड़ के जाने में। नहीं, वैसा नहीं करना है। देयर इज ए वे टू ट्रांजिशन। मैं नहीं बोल रहा हूं कि नहीं आना है इधर, देयर इज ए वे टू ट्रांजिशन, मैं वो भी समझाऊंगा। अगेन कमिंग बैक, 2016 में मैं तैयार हो चुका था। 2016 में मैंने मेरी फैमिली से बात किया। माई फैमिली वॉज नॉट कन्विंस्ड। वी बेसिकली आर गुजरातीज, अनडाउटेडली गुजरातीज ट्रेडिंग के बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में बहुत हैं। बीएससी के जो फाउंडर थे वो भी गुजराती थे। एक्सचेंज इंडिया में जो पहला बना बीएससी, उसके फाउंडर गुजराती होने के बावजूद भी गुजरात में भी सेम कल्चर है। हर घर में लोग अपने बच्चों को, अपने मेंबर्स को ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में भेजने से डरते हैं। और यही वाली बात गुजरात में भी है कि ट्रेडिंग मतलब जुआ सिर्फ आप लोगों के साथ नहीं है, हमारे साथ भी एसोसिएट है। भले हम कहीं भी प्रोमिनेंट हैं गुजराती ट्रेडिंग में, या स्टॉक मार्केट के बिजनेस में, या फाइनेंशियल मार्केट के बिजनेस में, फिर भी ये चैलेंज हर घर में आती है जब कोई नया मेंबर जाने की कोशिश करता है। तो मुझे भी ये रेजिस्टेंस आया था। फिर मैंने 2012 से 16 की जो जर्नी थी, जो मेरा पीएनएल था, ये था, वो था, मेरे बड़ों को मैंने बताया, कन्विंस करने की कोशिश की। दे गेव मी ए परमिशन कि ठीक है तू अभी भी पार्ट टाइम कर, स्टिल डू 1 more year एंड प्रूव इट टू अस, हम आगे देखते हैं। फिर 2016 से 17 मैंने बड़ी कैपिटल से काम किया, थोड़ी बड़ी कैपिटल से, और आई प्रूव्ड इट। मैंने ऑन एन एवरेज कुछ 23-24% जनरेट किया था उस साल। तो आई प्रूव्ड माई सेल्फ कि नहीं, मैं बहुत डिसिप्लिन से अच्छे से काम कर सकता हूँ। 2017 आई गॉट द परमिशन कि मैं फुल टाइम जा सकता हूँ। मैंने फुल टाइम जाना शुरू किया। मैं अपने बिजनेस पे जाना बंद किया एंड आई वॉज फुल टाइम इनटू ट्रेडिंग। पूरा दिन ट्रेडिंग करता था। कुछ जो पैसे बच जाते थे उसको थोड़े बहुत इन्वेस्ट करना भी शुरू कर चुका था। उसके बाद धीमे धीमे कैपिटल बढ़ाता गया एंड आई केप्ट ग्रोइंग। 2018-19 ऑप्शंस में काम करना शुरू कर दिया। ऑप्शंस सीखता जाता था पहले साथ में, लेकिन 18-19 में ऑप्शंस में भी काम करना शुरू कर दिया। 2019 के एंड तक प्रोबेबली मैंने प्रॉप में भी काम करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू कर पाया? क्योंकि ऑप्शंस का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे लेने में 2-3 साल लगे थे। साइमल्टेनियस में लेता जाता था। जब प्रॉप में गया, प्रॉप में वो थोड़ा सा लेवरेज वाला मॉडल है, लेवरेज मिलता है, तो उस मॉडल में फिर वापस नई चैलेंजेस आनी शुरू होती है। नई चैलेंजेस आनी क्या शुरू होती है? आप जिस कैपिटल से काम करते थे वो अब लेवरेज्ड हो गई, आपको ज़्यादा कैपिटल मिलती है काम करने के लिए। तो जब ज़्यादा कैपिटल मिलती है तो नया ट्रेडर खुश हो जाता है, यार मैं तो 100 रुपये से काम करता था, अब मुझे 500 मिल रहा है, 1000 मिल रहा है, 1500 मिल रहा है, इतना बाइंग पावर मिल रहा है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो टेंशन में आ जाता है जब उसको ज़्यादा पैसा मिलता है।
उसकी इच्छा भी होती है मुझे ज़्यादा पैसे से काम करने, जैसे मेरी इच्छा थी इसलिए मैं प्रॉप में गया था। जाते ही 2 महीने में मुझे समझ में आ गया कि ये पूरी साइकोलॉजी अलग है, प्रॉप की साइकोलॉजी रिटेल ट्रेडिंग से बहुत अलग है। फिर उस साइकोलॉजी को भी मास्टर किया, 6 महीने 6 महीने 8 महीने साल भर में वो भी मास्टर हो गई। आई केप्ट गोइंग ऑन, अपनी ट्रेडिंग करता रहा। मेरे आसपास प्रॉप में जो ट्रेडर्स थे उनकी ग्रोथ पे मेहनत करता रहा, मतलब फॉर नथिंग। मुझे बस ये इच्छा थी कि मेरे आजू बाजू जो बैठे कोई लॉस में नहीं होना चाहिए। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर साइकोलॉजी, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन देयर वर्किंग पैटर्न्स। एक खास बात मैं यहाँ पे आपको प्रो टिप दूंगा कि मैं आपको स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी दे दूं, मतलब मैं जो रोज करता हूं वो भी दे दूंगा ना, हो सकता है मैं प्रॉफिटेबल हूं लेकिन आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे जब तक साइकोलॉजी सेट नहीं होगी। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द साइकोलॉजी पार्ट ऑफ द प्रॉप ट्रेडर्स। स्ट्रेटेजी तो सबके पास थी ही थी, क्योंकि प्रॉप में तो स्ट्रेटेजीज थोड़ा एक ग्रुप में काम हो रहा होता है तो इजीली अवेलेबल होती है, बट साइकोलॉजी लोगों की डेवलप होने में बहुत टाइम लगता है। सो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन साइकोलॉजी। फिर वो 2020 का कोविड वाला पीरियड, दैट वाज मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा था, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा था। जिनको काम करने का तरीका पता था, जिनको आता था, जिनको पता है कैसे काम करना है, उनके लिए वो गोल्डन साल थे। 2020 वाला साल जो था ना वो गोल्डन था। फिर इन्वेस्टर्स, मैं इतना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर नहीं था चूंकि आई वॉज मोर ऑफ ट्रेडर लेस ऑफ इन्वेस्टर। तो जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने जो 2020 के बाद की जो रैली में पैसा बनाया, दैट वाज फेनोमिनल। वो रैली कहीं ना कहीं पूरी की पूरी मैं तो नहीं पकड़ पाया बिकॉज आई वाज नॉट ए बिग इन्वेस्टर, लेकिन हाँ ट्रेडिंग में मुझे वो जर्नी बहुत अच्छी मिली। वहां से मैंने कैलेंडर्स का कंसेप्ट सीखा कि कैलेंडर्स क्या होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो रहा था, आईवीज बहुत ज़्यादा थी, प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा थे। उनको ट्रेड करने के लिए आपको कुछ ऐसी फिनोमिनन चाहिए कि जिसमें आप आईवीज का बेनिफिट ले पाओ। करंट वीक की आईवीज और नेक्स्ट वीक की आईवीज में भी लंबा फर्क हुआ करता था। तो उस टाइम पे कैलेंडर्स ने बहुत मुझे साथ दिया एंड दैट वाज द टाइम व्हेन मैंने कैलेंडर सीखे। जो मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि मतलब कैलेंडर्स में मेरा हाथ बहुत अच्छा है। कैलेंडर पे मैंने बहुत कंटेंट बनाया हुआ है, बहुत कुछ डिलीवर किया हुआ है। अभी फिलहाल निफ्टी की जो आईवी है वो 9-10 के आसपास चल रही है, तो कैलेंडर्स डोंट वर्क, दे वर्क अबव 14 फॉर मी। किसी और के लिए कैसे काम करते हैं आई डोंट से, मतलब ये दुनिया बहुत बड़ी है और काम करने के लाखों तरीके हैं। सो हर एक का अपना तरीका है। फॉर मी कैलेंडर्स वर्क ओनली व्हेन आईवी इज अबव 14। खैर वापस आते हैं, तो उस पीरियड के बाद मैंने एक चीज और एक पैटर्न देखी 2020-21 में कि लोग ऑनलाइन कंटेंट बहुत कंज्यूम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो आई गॉट इंस्पायर्ड कि कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन वाले मॉडल में भी जाना चाहिए। तो 2022 में मैंने एक छोटा सा अपने नाम से चैनल शुरू किया एंड देन इट स्टार्टेड ग्रोइंग समवेयर और द अदर। और फिर आई स्टार्टेड अटेंडिंग इवेंट्स राइट फ्रॉम 20 to 23। फिर इवेंट्स में एज ए स्पीकर जहाँ जहाँ जाता गया, आई केप्ट इम्पार्टिंग नॉलेज टू द पीपल फॉर फॉर द कॉज ऑफ फॉर द कॉज ऑफ डेवलपमेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि इवेंट में जाके कुछ पैसा बड़ा मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता है। यकीन जानो इवेंट्स में हम सिर्फ इसके लिए जाते हैं कि लोगों को अवेयरनेस दे पाएं। नो डाउट आप इवेंट्स में जाओगे, एग्जीबिशंस में जाओगे, किसी स्पीकर को सुनोगे, कोई कुछ प्रोडक्ट भी बेच रहा होगा, वो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप कहीं जाओगे तो कोई प्रोडक्ट तो कोई ना कोई बेचेगा। बट व्हेन इट कम्स टू मी, मैंने तो हर इवेंट में एज ए स्पीकर आई हैव इम्पोर्टेंट नॉलेज। मैंने हर जगह जाके कोशिश ये की है कि लोगों को ये बताया जाए कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडिंग कैसे की जाती है। स्ट्रेटेजीज तो आपको फ्री में बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन आपको कोई ये नहीं बताता होगा कि साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ तक आते आते मतलब 2022-23 तक आते आते आई हैव स्टार्टेड बिकमिंग ए स्पीकर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। आज की तारीख में ये पोजीशन है कि हर महीने 1 या 2 इवेंट एज ए स्पीकर में होता हूँ। कहीं ना कहीं ऑनलाइन भी मेरी प्रेजेंस है। मेरे बहुत सारे, आप अगर मेरा नाम यूट्यूब में लिख दो आदिब नूरानी, आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज वीडियो मिल जाएंगे। और हर वीडियो में आपको स्ट्रैटेजी के साथ साथ साइकोलॉजी पे पूरी मेहनत की हुई मिलेगी। एंड आपको खास एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वीडियो देखो ना मेरे, उसके नीचे कमेंट्स पढ़िएगा, आपको दिखेगा कि कितना बेनिफिट यूजर्स को हो रहा है जो डिलीवर मैं कर रहा हूं उससे। एंड आई मेक श्योर कि मेरी जहां जहां वीडियो गई, जैसे अभी जो स्टॉक्स पे वीडियोस आई आयुष भाई के साथ, तो यहां पे भी अगर आपने देख के कुछ कमेंट किया है, आई विल श्योरली आंसर। ठीक है, आंसर देने में 2-4 दिन 6 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी कमेंट्स देखनी पड़ती है। मेरी टीम भी लगी पड़ी रहती है जवाब देने के लिए। व्हेन द क्वेश्चंस आर वेरी स्पेशल, मैं हर क्वेश्चन का जवाब देता हूं। और मैं चाहता हूं कि YouTube जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पर से भी आप कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो मैंने आपको मेरी पूरी जर्नी बता दी, मैंने कहां से कैसे और कहां तक काम किया।
मैंने कैसे ग्रो किया, मैं कैसे एक बिजनेसमैन से, पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बिजनेसमैन और बिजनेसमैन से एक ट्रेडर एज वेल एज इन्वेस्टर बना, ये पूरी जर्नी मैंने आपको बताई। इस जर्नी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फिनेंशियल्स। मैंने अपने फिनेंशियल्स को क्या रखे थे, शुरुआत क्या कैपिटल लगाई थी, कैसे काम किया था, उसको कैसे ग्रो किया, और मैंने जब अपने आप को प्रॉप ट्रेडर बनाया, जब मैं लेवरेज ट्रेडिंग में गया तो उस कैपिटल को कैसे मैनेज किया। क्योंकि खास समझने की बात यह है कि एज ए रिटेल ट्रेडर और एज ए लेवरेज ट्रेडर, मतलब प्रॉप ट्रेडर, आपको जब एक्स्ट्रा कैपिटल मिल जाती है तो कैसे काम करना, उसकी साइकोलॉजी में बहुत फ़र्क है। अगर आप प्रॉप ट्रेडर नहीं हो और आप किसी बाहर का फंड को मैनेज कर रहे हो, आप आ रहे हो या कुछ भी हो, आप बाहर का फंड मैनेज कर रहे हो, या आप एक फैमिली फंड मैनेज कर रहे हो, आपके आपके रिश्तेदारों का, आपके मदर फादर का, या आपके अंकल वगैरह का, आपके भाइयों का, किसी का फंड मैनेज कर रहे हो आपके फंड के साथ साथ, तो उसकी साइकोलॉजी और प्रॉप की साइकोलॉजी सेम रहती है। लेकिन रिटेल जिसमें आप अपना खुद का पैसा लगा के काम कर रहे हो, उसकी साइकोलॉजी पूरी अलग होती है। तो ये सारी बातें मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूँ। तो मैंने जब 2016 से फुल टाइम करने की कोशिश की थी शुरुआत, और मुझे फुल टाइम की परमिशन मेरे घर वालों ने नहीं दी, 2017 के मिड में कहीं मुझे परमिशन मिली थी। तो 2016 में फर्स्ट कैपिटल आई डिप्लॉयड वाज 10 लाख रुपीज़। तब तक मैंने आपको कहा कि 2012-13 से 50,000 लगा के मैंने काम किया, उसको 50,000 से 10,000 गया, 10,000 से वापस 30,000 आया, फिर 50,000 लगाया, वो लाख 1.5 लाख रुपए में 3-4 साल पूरा काम किया और पूरे हाथ बिठा लिए, सेट कर लिया। 2016 में फर्स्ट कैपिटल विच आई इंड्यूस्ड इन माई बिजनेस वॉज 10 लाख रुपीज़। उसको मैंने ग्रो किया 23-24% से, और मैंने मेरी फैमिली को प्रूव किया। एंड देन मेरी फैमिली मेरे साथ थी एंड दे न्यू कि अब कहीं ना कहीं हम कुछ काम कर लेंगे। सो फर्स्ट ट्रायल कैपिटल जो 2017 के मिड में मुझे यूज़ करने के लिए मिली, दैट वाज 50 लैक्स। 50 लाख से काम करना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड ग्रोइंग। मतलब मैंने उसको ग्रो करते करते हर साल 25% 30% ग्रो करते करते अच्छी ग्रोथ पे ले गया। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि 2018-19 में आई वेंट इनटू प्रॉप, तो प्रॉप में गया तो अब आप समझो वो 50 लाख की कैपिटल वेंट टू 2 करोड़ 50 लाख रुपीज़, 5 गुनी कैपिटल हो जाती है। तो उसको फिर मैनेज करने का पूरा तरीका चेंज हो जाता है, पूरा तरीका अलग हो जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो अब चैलेंज मेरे लिए 2 थी। मुझे मेरी कैपिटल तो बढ़ानी थी, लेकिन अब वो कैपिटल बढ़ाने के साथ साथ मुझे 5x मिल गया, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो भी सीखना था। बिकॉज जब प्रॉफिट होना शुरू होता है तब आपको फिर कोई रोकता नहीं है। जब प्रॉफिट होना शुरू होता है, उल्टा आपके पास जो लोग रोक रहे थे ना पहले कि मत कर ट्रेड, मत कर ट्रेड, ये जुआ है, ये गलत है, ये मुझे ऐसे एग्जांपल्स दिए गए थे कि देखो हर्षद मेहता के टाइम पे ये तुम्हारे अंकल, इसने इतना नुकसान किया था, केतन पारिक के टाइम पे ये तुम्हारे मामा या मौसा या ये वो XYZ व्हाट्सएवर, हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, मतलब इट इज़ नॉट टू पॉइंट एनीवन कि किसने कितना नुकसान किया था। पूरी कहानी मेरे को घर पे सुनाई जाती थी। अब वही लोग जो मुझे कहानी सुनाते थे, वही लोग बोलते थे कि यार मेरे भी पैसे थोड़े से लगा देना मार्केट में, या बताना कहाँ पे लगाना है। बट ठीक है, मुझे पता है कि जब मैं उन नेगेटिव लोगों के पैसे जो मुझे कल ना बोलते थे उनके लेके लगाऊंगा तो वो अलग स्ट्रेस मेरे दिमाग पे क्रिएट करेगा। तो आई डिडंट वांटेड टू हैव दैट स्ट्रेस। देखो ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है, ये सबको समझ में नहीं आते कि जब आप किसी रिश्तेदार का पैसा लो जो आपको हमेशा सपोर्ट कर रहा था, उसका पैसा मैनेज करने की साइकोलॉजी अलग रहेगी, अलग प्रेशर रहेगा। लेकिन वो रिश्तेदार जो आपको हमेशा ना बोलता था वही आके पैसा दे रहा है, उसको जब मैनेज करना होगा ना, आपके दिमाग में इतना नेगेटिव इंपैक्ट रहेगा कि आप नहीं करते हुए भी गलत डिसीजन लेके नुकसान कर लोगे। इट इज नॉट लाइक कि वो पैसा ऐसा है इसके लिए नुकसान हुआ, इट इज लाइक वो नेगेटिव थॉट्स जो पहले से उन्होंने दिए हैं, तो आप उसके पैसे में एक्स्ट्रा कॉशियस रहोगे। और जब आप आपकी ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हो तो आप जो सिस्टम फॉलो कर रहे हो उसमें कुछ एक्स्ट्रा रूल्स जबरदस्ती के डालते हो और कर्व फिटिंग करते हो, और वो कर्व फिटिंग आपको नुकसान देके जाती है। इसीलिए ऑलवेज ऐसे लोगों से पैसा लो जो आपके साथ हमेशा पॉजिटिवली खड़े हैं। जो आपको नेगेटिव तरीके से देख रहे थे और वो आज आपको पैसा दे रहे हैं, तो एक बार रुको, वो पैसा मत लो। सो आई कम बैक। फिर वो 50 लैक्स को 2.5 CR मुझे मिला काम करने के लिए, उसको मैंने इस तरीके से काम किया जैसे मुझे 5x नहीं मिला है, मुझे 2x ही मिला है। उस तरीके से मैंने काम करना शुरू किया, धीमे 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 कमाते गए, स्केल अप करते गए। अब जो 23, 25, 27% एक्चुअल कैपिटल पे बनते थे, इसको डाउनसाइज करके अब शुरू कर दिया लेवरेज वाली कैपिटल पे 12% 13% बनाना। आप समझना, मैंने मेरी ROI को घटाया। क्यों घटाया? क्योंकि अब मेरी लेवरेज आ चुकी थी, और वो लेवरेज जो मैं 2x यूज करता था उसको मुझे 5x यूज करनी थी।
अब अगर मुझे लेवरेज को 5x यूज करना तो मुझे रिस्क को कम करना पड़ेगा। तो रिस्क को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आरओआई को घटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं रिस्क कम कर दूं तो आरओआई तो बड़ा आ ही नहीं सकता, और आरओआई बड़ा लेने जाऊं तो रिस्क बड़ा आएगा, और रिस्क बड़ा आ गया तो लेवरेज में आपको भी पता है क्या होने वाला है। अगर मेरे को 10% का लॉस हुआ लेवरेज वाली कैपिटल में, तो अगर मैंने 5x लेवरेज लिए तो वो एक्चुअल कैपिटल में 50% का रिस्क हो जाएगा, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो इस तरीके से मैंने 2x यूज करना शुरू किया, मेरे आरओआई को कम किया, धीमे 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 मैं आरओआई को नहीं बढ़ाया, मेरी लेवरेज को बढ़ाया, 4x तक लेवरेज को ले गया। देन आई स्टार्टेड इन्फ्यूजिंग मोर कैपिटल अराउंड, फिर 1-1.5 करोड़ पे काम करना शुरू किया, वो लेवरेज के साथ बड़ी कैपिटल हो जाती थी। एंड देन आरओआई 10-12-14% के आसपास रखना शुरू किया। कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में हुआ ये कि जब पहली फॉल आनी शुरू हुई तब मेरा ड्रॉडाउन वाज अराउंड 15-16%, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। देन द आइडिया ऑफ कैलेंडर केम इन, कैलेंडर्स करने शुरू किए। करंट वीक के प्रीमियम्स बहुत हाई हैं, उनको सेल कर दिया। नेक्स्ट वीक के प्रीमियम्स भी हाई हैं, लेकिन करंट वीक के क्रैश होंगे तो नेक्स्ट वीक के उतने ज़्यादा क्रैश नहीं होते थे, क्योंकि डर बना हुआ है कोरोना का। तो कैलेंडर्स बनाने शुरू किए, तो होता ये था कि अगर गलत भी हो गया तो नेक्स्ट वीक के प्रीमियम्स नुकसान नहीं होने देते थे, और अगर सही हो गए हमारे ट्रेड्स तो करंट वीक के इतने क्रैश हो जाते थे प्रीमियम्स के, पैसा बहुत बड़ा बन जाता था। दैट वे इट वेंट ऑन, और मतलब आई अपसाइज्ड माय कैपिटल टू अराउंड प्रोबेबली 4-5 करोड़ रुपीज। और उसके बाद मतलब साथ साथ में जो ये पैसे कमाते जाते थे और उससे जो आरओआई आता जाता था उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो हम करते ही जाते थे, तो वो इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होना शुरू हुआ। वो इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ एक साइड पे, कैपिटल का ग्रोथ एक साइड पे, ये सब साथ में चलने लगा। अच्छा, ये तो हो गई मेरी ग्लोरीफाइड वाली पार्ट। तो क्या कहीं ड्रॉडाउन नहीं लगते थे, तो क्या कहीं घाटा नहीं होता था? बिल्कुल होता था, बिल्कुल ड्रॉडाउन लगते थे। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल ट्रेडिंग कर ली, सीख गए तो कभी आपको घाटा नहीं होगा, होने वाला है। एक टाइम ऐसा भी आया 2023 के आसपास की जो एक रैली थी, उसके अंदर आई वॉज मोर ऑन, जैसे स्ट्रैंगल्स चालू थे तो मोर ऑन कॉल शॉर्ट, कॉल मेरे शॉर्ट ज़्यादा थे, और डायरेक्शनल थोड़ा सा मेरा बायस था कि भाई मार्केट चार्ट ये दिखा देती कि नीचे जाएगा। दैट टाइम मार्केट वाज अराउंड 16,500-800 के आसपास, और अगर 16,800 मार्केट तोड़ती है तो सीधा 18,000 दिखती थी उस टाइम पे चार्ट्स पे, और 16,800-850 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो मैं बहुत हैवी कॉल शॉर्ट था उस टाइम पे, एंड ओवरनाइट उसने 16,800 से 17,100 का कुछ जंप लिया था। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द वैल्यूज, 200-250 पॉइंट का गैप अप हुआ था, और वो गैप अप में मेरा एक साथ 8% कैपिटल का ड्रॉडाउन हुआ था उसी एक दिन में। तो दैट वाज वेरी बिग। हम जब लेवरेज पे बात करते हैं ना तो बहुत बड़ा है। जो 12-13% हम साल में कमाते, अगर 8% का ड्रॉडाउन आएगा इट इज टू बिग। लेकिन फिर ये कि डायरेक्शन पकड़ ली मार्केट ने ऊपर की, तो साथ में प्रोटेक्शन के साथ पुट बेचते चले गए एंड कॉल को थोड़ा सा हल्का रखते गए, एंड दैट ड्रॉडाउन केम आउट और उससे बाहर आ गया। लेकिन ये सारी जर्नी रही, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 50 लाख रुपीज़। वैसे तो शुरू करो तो आप 2012 में 10,000 से शुरू किया था, लेकिन प्रॉपर बिजनेस 50 लाख रुपये से शुरू किया, एंड नाउ आई वाज एट 7.5 करोड़। तो यहाँ तक की मेरी जर्नी 2023-24 तक चली। उसके बाद देन आई स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू बिटकॉइंस एंड ऑल एज वेल। तो उसी कमाई में से कुछ बिटकॉइन में पैसे लगाए, बिटकॉइन ने ग्रो किया, वहाँ पे भी ग्रोथ हुआ, क्योंकि पहले क्या था कि बिटकॉइन का फ्रेमवर्क बहुत क्लियर नहीं था, अब तो फ्रेमवर्क बहुत क्लियर हो चुका है। तो वो कुछ सेविंग्स बिटकॉइन में लगाई, वहाँ पे भी नहीं तो प्रोबेबली मैं समझता हूँ 2.5x मेरा ग्रोथ हुआ। 2.5x ग्रोथ क्यों हुआ बिटकॉइन में? वो जो 73,000 का जो ब्रेकआउट लेवल था, उससे पहले जब मार्केट 58, 59, $60,000 पे थी, तब बिटकॉइन में पैसे लगाए थे, बहुत छोटी सी अमाउंट। जैसे मैंने अभी मेरे लास्ट सीएनबीसी के इंटरव्यू में भी कहा था कि आपको क्रिप्टोज में 10% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं देनी है, तो वो मैंने ऐसे ही फिगर सिलेक्ट करके नहीं बोला था, मैंने वो इम्प्लीमेंट किया है, मैंने वो प्रैक्टिस किया है। बीइंग ए ट्रेडर, बीइंग ए इन्वेस्टर, बीइंग ए स्विंग ट्रेडर एज वेल, मैं हमेशा वही आपको सजेस्ट करूंगा जो मैं करूंगा। मैं कभी हवा में बात नहीं करूंगा। मैं 10% जैसा इन्वेस्टेड था, कभी बिटकॉइन ने डिप भी लिया तो मुझे इतना डर नहीं लगा, बिकॉज रिमेनिंग 90% वॉज नॉट एट दैट स्टेक, और वो जो 10% था वो भी कमाई में से था, तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता था। तो ये भी एक साइकोलॉजी का बहुत अच्छा पॉइंट लेते हुए जाना कि आपकी कमाई में से आप रिस्की एसेट्स में लगाओगे ना पैसा, आप कभी नहीं घबराओगे, बड़ा पैसा बनाने का चांस मिलेगा।
लेकिन आपकी पूंजी में से अगर आपने रिस्की एसेट्स में पैसा लगाया तो आपको बहुत डर लगेगा और प्रॉफिट से पहले नहीं, आप लॉस में ही निकल जाओगे। अब मैं जब रिस्की एसेट बोल रहा हूं तो क्या बीटीसी रिस्की एसेट है? तो टेलिंग यू द ट्रूथ, दिखता वो रिस्की एसेट है। पर्सनली मेरा बिलीव है कि एक पूरे क्रिप्टो में एक अकेला बीटीसी थोड़ा एकदम सेफ है, कम रिस्की है। बाकी सारे, जैसे मैंने मेरे लास्ट सीएनबीसी इंटरव्यू में भी कहा था कि बीटीसी के अलावा मैं कहीं बेट ही नहीं करता। ठीक है, ट्रेडिंग कोई भी क्रिप्टो में कर ली, लेकिन बीटीसी के अलावा आप एज ए क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट में कहीं भी बेट मत करो। सो दिस वाज ऑल माय जर्नी। पूरा मैंने आपको मेरा फाइनेंशियल वाला पार्ट भी समझा दिया है, तो आपको भी अब समझ में आ गया कि कैसे करना है। जो लोग यहाँ पे हैं, मुझे ऑफ स्टेज कोई भी क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में आके गिव मी एनी क्वेश्चन, आई विल आंसर। मुझे टाइम 1 हफ्ते का दीजिएगा मैक्सिमम, कभी 2 दिन में भी जवाब आ जाएगा, कभी 5 दिन में भी आ जाएगा। आपके हर क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। आपको आगे मुझसे और क्या समझना है और क्या सीखना है, कुछ साइकोलॉजी सीखनी है, कोई स्ट्रैटेजी सीखनी है, क्या सीखना है, वो भी आप कमेंट में लिखिए। आयुष भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे वापस मौका देंगे और मैं आपको आके समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। साइनिंग ऑफ, आदिब नुरानी।